हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज सीट पे। आज हम बात करने वाले हैं डाटा इंटरप्रिटेशन को लेके कि डाटा इंटरप्रिटेशन का क्या रोल होता है जनरल पेपर में। और ये भी एक मोस्ट स्कोरिंग यूनिट होती है क्योंकि ये भी क्या होती है, 5 क्वेश्चन का बंडल लेके आती है। मतलब 5 क्वेश्चन सिंपल एक टॉपिक से। और इसमें क्या होता है, एक फ्लो पकड़ना होता है। फ्लो मतलब कह सकते हैं कि बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन है, एक बार अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो उसका हम यूज़ नेक्स्ट क्वेश्चन में कर सकते हैं। सिंपल मैथ्स के क्वेश्चन से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। 5 क्वेश्चन में एनटीए सोचता है कि वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से दे कि टॉपिक भी उसका सेम रहे, कि हाँ एक टेबल दे रखी है या बार ग्राफ दे रखा है, जो भी दे रखा है वो भी देखेंगे कि किस टाइप के डाटा इंटरप्रिटेशन हमारे पास आते हैं। बट एनटीए चाहता है कि क्या एक कैंडिडेट जो नेट का एग्जाम दे रहा है उसको अगर हम कुछ डाटा देते हैं तो वो उससे चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकता है, कितने अच्छे से उस चीज़ों को समझ सकता है कि बेसिक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में अगर कुछ उसको मिल जाए तो वो क्या उससे डाटा निकाल पाएगा। उसी को चेक करने के लिए उसने डाटा इंटरप्रिटेशन की यूनिट्स यहाँ पे रखी है। जैसा मैंने कहा, मोस्ट स्कोरिंग यूनिट में से एक है। जैसे कि हमारा आरसी का सर्टेन होता है कि 5 क्वेश्चन आने ही आने, वैसे ही हमारा डीआई से होता है कि डीआई में 5 क्वेश्चन तुम्हारे आने ही आने, और 5 क्वेश्चन के चांसेस बहुत हाई होते हैं कि तुम 5 के 5 सही कर सको। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि एनटी ने इसके सिलेबस में क्या क्या दे रखा है। देखो, अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो वहां पे एक लाइन पे उसने सिलेबस निपटा रखा था, ठीक है ना। और इसके यूनिट्स में देख रहे हो 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, मतलब कई यूनिट से बड़ा इसका सिलेबस है। कम्युनिकेशन का भी इतना बड़ा सिलेबस नहीं था जितना बड़ा इसका सिलेबस है, ठीक है ना। बट इसके क्वेश्चन क्या है, बहुत ही लिमिटेड 5 क्वेश्चन, जैसा मैं बोल रहा हूँ सिंपल मैथ से बेस्ड आते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि इसमें से कुछ मीनिंग निकालनी होती है, कुछ इंटरप्रिटेटिव लॉजिकल टाइप का होता है, ऐसा कुछ नहीं। टोटल प्योर मैथमेटिक्स होती है, कुछ ऐसा नहीं पूछते हैं, ठीक है ना। अब मेन यहाँ पे बात आ रही है कि क्यों इतने सारे पॉइंट्स दे रखे हैं और क्यों ये 5 पॉइंट्स इसने अलग अलग बता रखे हैं। तो देखो, तो अगर पहले बात की बात करें, सोर्सेज, एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, हम रिसर्च में थोड़ा थोड़ा पढ़ के आए हैं कि क्या होते हैं वहाँ पे। जब डाटा इकट्ठा करना होता है तो क्या होता है, सोर्सेज होते हैं। सोर्सेज इसमें क्या होते हैं, जिसकी बात करना चाह रहा है, एक होते हैं भाई प्राइमरी सोर्सेज, एक होते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज मतलब जिससे हम डायरेक्ट खुद डाटा लेते हैं, ठीक है ना। अब प्राइमरी में क्या क्या आ सकते हैं, बोलो, प्राइमरी में क्या क्या डाटा आ सकता है। जैसे कि हमने क्या किया, सर्वे जाके किया, खुद गए और हमने सबसे डाटा इकट्ठा किया। तो अब भाई अगर मान लीजिए मैं सबसे इनकम पता करना चाह रहा हूँ, सबसे बेसिक ले लेते हैं, या एज ले लेते हैं कि एज पता करना चाह रहा हूँ, तो मैं अपने आप खुद जा रहा हूँ, तो भाई किसी की 17 है, किसी की 19 है, किसी की 12 है, किसी की 14 है, किसी की 5 है। क्या हुआ, प्राइमरी डाटा हुआ, मैंने डायरेक्ट उनसे पूछा, ठीक है ना। और एक क्या है कि मैं डाटा ले रहा हूँ किससे, सेकेंडरी, मतलब ऑलरेडी किसी ने डाटा ले रखा है, किसी के पास बुक में मेंटेन है, किसी मैगजीन में मेंटेन है, उसने बता दिया कि भाई इस गांव में इन बच्चों की एज इतनी है। हो सकता है सेम ही में एज हो, बट क्या है कि वो डाटा मुझे कहीं और से मिल रहा है, तो वो क्या हुआ, सेकेंडरी डाटा हो गया। तो इस तरीके से हम डाटा क्या एक्विजिशन कर सकते हैं, मतलब डाटा को ले सकते हैं। डाटा लेने के बाद क्या हुआ, उनका क्लासिफिकेशन आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में हमने क्या पढ़े थे, कुछ टूल्स पढ़े थे रिसर्च में भी, जिसको हमने बोला था क्या, नो आई आर। बट यहाँ पे क्लासिफिकेशन करने की बात कर रहा है कि क्या वो कंटिन्यूस डाटा है, डिस्क्रीट डाटा है, टेबल फॉर्म में हम उसको फॉर्मेट में पुट कर सकते हैं, या परसेंटेज में कोई डाटा दे रखा है। हो सकता है ना कि डाटा किस में होता है, परसेंटेज में दिया होता है कि क्या है, जो भी कंप्लीट पॉपुलेशन है उसका 20% मेल्स हैं। अब इसको नंबर्स में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, डाटा टेबल में थोड़ा भर सकते हैं, इसको भर भी पर तो हम क्या करेंगे, इसमें पाई चार्ट हो सकता है यूज़ करें, हो सकता है टेबल बनाएं कि टेबल में हम अलग अलग डाटा फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से हो रहा है डाटा का, ठीक है ना। अब अगर हमने डाटा क्लासीफाई कर लिया कि कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट मतलब नंबर्स में है, और कंटिन्यूशन का मतलब कंटिन्यूशन, जैसे कि अगर किसी की हाइट नाप रहे हैं तो हो सकता है 150 से 160 के बीच में कोई भी हाइट हो सकती है। डिस्क्रीट मतलब एज ही वैसे पॉइंट्स में हो सकती है, बट हम मान के चल रहे हैं कि डिस्क्रीट है, 19 है या 20 है, तो ये क्या हो, डिस्क्रीट वैल्यूज हुई, जो बीच के नंबर्स को नहीं लेती है, एक यूनिक नंबर लेती है, 19 उसके बाद 20। कंटिन्यूस में क्या हो, 19, 19.1, 19.2, 19.3, इस तरीके से कंटिन्यूशन चलते रहता है, ठीक है ना। ये था हमारा क्या, सोर्सेज, एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डाटा। मैं बता चुका हूँ कहाँ पे होता है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, रिसर्च एप्टीट्यूड में। कैसे, क्वालिटेटिव में क्या होता था, क्वांटिटेटिव में क्या होता था, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, ये अगर क्वांटिटेटिव है क्या है, स्ट्रक्चर्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। और क्वालिटेटिव में क्या होता है, ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब बिखरा हुआ होता है, ठीक है ना। तो दोनों इस तरीके से डाटा होते हैं, किसको किस फॉर्मेट में रखना है, ठीक है ना। अगर स्ट्रक्चर्ड है तो ऑलरेडी हम क्या होगा, स्लॉट्स बना देंगे,
कि इतने से इतने में इसको पुट कर दो, इतने से इसमें पुट कर दो, ठीक है। फिर आता है अगर हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन एंट्री दे सकता है। अगर इसमें बात करें तो सबसे पहला क्या आता है, बार चार्ट आता है। भाई बार चार्ट पढ़े हैं ना, ये देखो जितने भी टॉपिक्स है ना, मैंने पिछली मैथ्स में भी बताया है और यहाँ पे भी बताया है कि क्या ये जो टॉपिक्स हैं DI एंड मैथ्स, ये मिक्स चलेगा। मिक्स मतलब मैथ्स DI में आएगी, फर्स्ट थिंग। सेकंड, ये 10th स्टैंडर्ड तक का होता है, 10th स्टैंडर्ड तक की तुम्हारी मैथ्स यहाँ पे आएगी, मतलब बेसिक मैथ्स आएगी। यहाँ पे तुम्हारा कैलकुलस नहीं आता है। कैलकुलस मतलब ये जो इंटीग्रेशन होता है ना, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, या तुम्हारा डिफरेंशिएशन होता है कि dx/dy, ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं आती है। या फिर जो एडवांस तुम्हारे क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री, ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। तो हमें इतना इसका बहुत ही ज़्यादा नहीं सोचना है इसके बारे में कि भाई मैथ्स है, DI में है, कुछ भी आ सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे लिमिट कर दिया ना, 10th स्टैंडर्ड तक की मैथ्स आती है, बहुत ही बेसिक मैथ्स ठीक है ना। प्लस माइनस ये सब चीज़ों में तुम्हारा DI और मैथ्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसी चीज़ को आगे, कहाँ पहुंच गए हम, टाइप्स में पहुंच गए ना, कि टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या हमारे पास आ सकता है क्वेश्चन। तो देखो प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पे जो हमारी टेबल फॉर्मेट होती है, ये वाला, ठीक है ना। टेबल फॉर्मेट मतलब ऐसे टेबल बनी हुई होंगी, डाटा फिल होगा, एंट्रीज जैसे A B C D और दे रखा होगा कि कौन से ईयर में 20, 21, 22, और कुछ परसेंटेज दे सकता है, फ्रैक्शन दे सकता है, नंबर दे सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो उसकी मर्जी है, बट टेबल फॉर्मेट में होगा। बार चार्ट में क्या आता है बताओ, ठीक है ना। अरे टेबल चार्ट समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बता दो। बार पे तो बाद में जाएंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं। जो बार ग्राफ हो गया या लाइन चार्ट हो गए, ठीक है, पाई चार्ट हो गए, इनसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ये बताओ टेबल समझ में आया कि नहीं आया, टेबल समझ में आ गया। तो इसके आगे बढ़े तो हम आते हैं जब किस पे, बार ग्राफ पे। बार ग्राफ क्या होते हैं, ये क्या है, सिंगल बार ग्राफ हो सकता है, क्या है, डबल बार ग्राफ हो, जहाँ पे क्या होते हैं, दो अटैच होते हैं, पढ़े हैं ना, ये तो सिंपल 7th 8th क्लास में हमने पढ़े हैं। इसी तरीके से क्या होता है, पाई चार्ट कैसा होता है, इस तरीके से कि डिवाइडेड होती है कि 10% इसने दे दिया, 20% उसको दे दिया, 30% इसको दे दिया, और टोटल कितना होता है इसका, 100% होता है, ठीक है ना। फिर आता है हमारे क्या, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम होता है हमारा कंटिन्यूस। जैसे यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यू दे रखी थी ना कि ये एक था, ये एक था, ये एक था, यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूएशन होता है, ठीक है ना, कंटिन्यूस है, 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यूएशन में है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, ड्राइंग को ना देखते हुए सिर्फ डिफरेंस देखें कि क्या क्या चीज़ें डिफरेंट चल रही हैं, ठीक है। इसके बाद आता है क्या, कुछ बचा, लाइन चार्ट। लाइन चार्ट क्या होता है, पॉइंट्स बताए होंगे, ये जो पॉइंट्स डिफाइन कर दिए, इसके बाद लाइन चार्ट बना देगा, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो ना। लाइन चार्ट एक लाइन सिंपल रिप्रेजेंटेशन कर रही है। अगर वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो मैं इधर बना देता हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सब बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। ये क्या, इस तरीके से लाइन चार्ट होते हैं, ठीक हो गया। एक्सेस इनकी ABCD मतलब XY सॉरी इतनी सारी नहीं होती हैं। एक्सेस मेजरली 2D हमें मिलता है, यहाँ पे 2D डाटा ही मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर आते हैं हमारे भाई जो हमारी हेडिंग है, हेडिंग तो अब आई है, 4th पॉइंट में हमारी हेडिंग आई है कि डाटा इंटरप्रिटेशन। ये आ गया डाटा इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब क्या होता है कि डाटा को अब इंटरप्रेट करो, सब कुछ तुमने क्लासीफाई कर दिया है, उसको डिज़ाइन में डाल दिया है, अब उसको क्या करना है, हमें उससे एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, देखो कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहूँगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन के टाइप जो होते हैं ना, यहाँ पे पहला आता है बेसिक। बेसिक में मतलब सिंपल एडिशन करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा कि 2 ईयर्स का डिफरेंस। जैसा मान लेते हैं, अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, ये टेबल है A B और ये ईयर्स,
इसमें कुछ डाटा दे रखा है, तो इसमें सिंपल ये पूछ सकता है कि ए और बी में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इन ईयर 20। तो हम देख सकते हैं कितना 10 - 5 इक्वल्स टू 5 का। अब वो 5 लैक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं बेसिक यूनिट ले रहा हूँ, हो सकता है पॉपुलेशन दे रखी हो तो लैक्स में हो, या मनी दे रखी हो तो प्राइस रुपीज़ में हो, कुछ भी हो सकता है। दूसरा, जो हमारे बेसिक मैथ्स के सारे ऑपरेशंस होते हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। बेसिक मैथ्स में हमारे क्या क्या आते हैं, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ठीक है, परसेंटेज, ये सब क्या है, ये सब हमारे बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि ये क्वेश्चन बन जाते हैं लॉन्ग, जब हमें क्या निकालने होते हैं, एवरेज निकालना होता है। क्वेश्चन बनते हैं क्या, परसेंटेज, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पूछता है ना, ए इज हाउ मच मोर देन बी, इसका अलग फॉर्मूला होता है। यहाँ पे क्या है, सिंपल कैलकुलेशंस भी आ रही हैं, मेजर कैलकुलेशन भी आ रही हैं। अब डीआई को भाई कैसे सॉल्व करना होता है ये हम देखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, बट क्वेश्चन सॉल्व करने के कई सारे पैटर्न होते हैं, सब अपने अपने फॉलो करते हैं। मैं जिसको फॉलो करता हूँ वो ये होता है कि सबसे पहली बात तो मैं डीआई सबसे लास्ट में प्रेफर करता हूँ, कि जब तुम्हारा पूरा पेपर हो गया ना, तुमने 45 क्वेश्चंस कर लिए हैं अपने पेपर 1 के, तब इसके 5 क्वेश्चन करो, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है कि जो आपको क्वेश्चन सिक्योर तो करता है मार्क्स के, आपके 5 में से 5 आ जाएंगे, बट सेम टाइम पे ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर कोई इसमें स्टक हो गया एक क्वेश्चन पे, तो फिर क्या होता है, उसके 5 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। डरा नहीं रहा हूँ, सच्चाई है, और सच्चाई को साथ लेके चलोगे तभी एग्जाम सही रहेगा, वरना वहाँ पे जाके अगर ये चीज़ें रियलाइज़ हो गई कि यार मेरा एक गलत हो रहा है और सारे गलत हो रहे हैं, तो ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ पे रियलाइज़ करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ कि इसमें कैलकुलेशन का हमें बहुत ज़्यादा हिसाब रखना होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कैलकुलेशन आराम से करनी है बट सही करनी है, ठीक है। दूसरा पेशेंस के साथ काम करना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई तुम्हारे 10 मिनट अगर लग रहे हैं तो तुम्हारे ज़्यादा लग रहे हैं। अगर तुम 10 मिनट में 5 क्वेश्चन करके 10 मार्क्स क्यों कर सकते हो तो सही है, बट उसके लिए 10 मिनट बचाने होंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 45 क्वेश्चन आप पहले कर लो और इसके लिए थोड़ा टाइम बचा के रखो, ठीक है ना। फिर आता है इसमें क्वेश्चन कनेक्शन, सॉरी अलग लिख लेता हूँ, कि इसमें क्वेश्चन कनेक्शन का ध्यान रखना होता है। क्वेश्चन कनेक्शन क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़, अभी हम जब प्रैक्टिस करेंगे ना इनकी, तब बताऊंगा कि कितने यूजफुल होते हैं। जब हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उसके डाटा को अपने सही से रखें, ज़्यादा रफ वर्क ज़्यादा ना करें, मतलब अच्छे से करें थोड़ा सा, कि हम उससे डाटा दोबारा से ले सकें, डाटा रिट्रीवल। इससे क्या होता है कि तुम्हारा यूज़ हो जाता है दूसरे क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन यूज़ किया, उसका कुछ डाटा था समथिंग A% ऑफ B, हो सकता है कि उस सेकंड क्वेश्चन में क्या हो, यूज़ हो रहा हो, तो उसका यूज़ करो ना। इसी को बोलते हैं क्या, स्मार्ट वर्क। अगर बार बार सिंपल एक ही कैलकुलेशन को करोगे तो फिर तुम्हारा टाइम कोई नहीं बचा सकता। तुम जो 60 मिनट्स दिए हुए हैं उसको एक्सीड करोगे अगर इसमें स्मार्ट वर्क नहीं करोगे तो। ईजी है बट स्मार्टली करना है, ये भी दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी बात करें कि इतने टाइप के मैंने बताए हैं ये थोड़े, और बाकी हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो मैं और बताऊंगा कि किस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या ट्रिक्स होती हैं। हर किसी का छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, हो सकता है कुछ चीज़ें देख के हो सकती हैं। यहाँ पे हमें एक फार्मूला नहीं कह सकते, उसको भी ट्रिक कहते हैं, कि यूज़ करना आना चाहिए हमें अप्रोक्सीमेशन मेथड। अप्रोक्सीमेशन कब यूज़ कर रहे हैं, कब यूज़ नहीं कर रहे हैं, हो सकता है हमारे कुछ ऑप्शन क्या हों, थोड़े डाइवर्स हो, बड़े बड़े मतलब गैप ज़्यादा हो, तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, हम अप्रोक्सीमेटली यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमारे ऑप्शन इस तरीके से हैं तो क्या यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज़ करना सही है, ये भी कमेंट्स में बताना। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें, अगर यहाँ पे कोई अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर रहा है तो वो स्मार्ट वर्क कर रहा है, वो अपने क्वेश्चन को गलत कर रहा है, और हो सकता है यहाँ से कोई डाटा निकाल के वो तीसरा क्वेश्चन भी गलत कर दे। तो स्मार्ट वर्क तब करना है जब स्मार्ट वर्क रिक्वायर्ड हो, हमेशा भी स्मार्ट वर्क नहीं करना होता है, ठीक है ना। तो मैं शायद बताने में आपको सफल रहा कि ये चीज़ें क्या क्या, किस तरीके से हमारा सिलेबस डिज़ाइन और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से करने होते हैं। बाकी इनकी प्रैक्टिस हम करेंगे, बिना प्रैक्टिस के डीआई सॉल्व नहीं हो सकता, ये भी एक कड़वा सच है, ठीक है ना। तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है डेली। अभी से तो नहीं कहूँगा कि डेली डीआई करना चाहिए, बट तुम्हें रेगुलर इंटरवल पर डीआई करना चाहिए,
मैं अपना बताऊं, मैंने 2020 में जो अटैम्प्ट दिया था उसमें मैंने सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस की थी ना वो करी थी आरसी की। आपको लग रहा होगा मैं डीआई का नाम लूंगा, बट नहीं, मैं सबसे ज़्यादा तैयारी जो की थी वो आरसी की थी। सोचो 13 दिन में मुझे लग रहा था मैंने 15 से 20 आरसी निकाले। बाकी कोई यूनिट मैंने इतनी नहीं पढ़ी थी जितनी मैंने आरसी पढ़ी। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर मैंने यूनिट पढ़ी वो था मेरा डीआई, कि डीआई की मैंने खूब प्रैक्टिस की। तो ये क्या था, ये क्योंकि ये सिक्योरिंग यूनिट्स होते हैं तो इनको हमें थोड़ा अच्छे से करना भी होता है। तो इनको वीकली आराम से अभी करो, जब हमारा थोड़ा थोड़ा पास आएगा तो हम इसको डेली करना भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। देखो कई सारे एजुकेटर्स कहते हैं कि डेली करना चाहिए, बट ये हम भी जानते हैं स्टूडेंट्स कि ये फिजिबल नहीं होता है, कि डेली डीआई करना इज़ नॉट पॉसिबल। जब तक वो बिल्कुल घंटा दिमाग पे ना बच जाए ना कि एग्जाम आने वाला 10 दिन बाद, तब तक भी हम डीआई नहीं कर रहे होते हैं, आरसी नहीं कर रहे होते हैं, और करते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उसको उससे भी बचना है कि भाई उसको मोटिवेशन डीमोटिवेशन उन दोनों चीज़ों बच के हमें यहीं पे ले लेना है। शुरू में ही हमें प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं। आरसी की बात करें तो आरसी क्या होता है कि पेपर 2 से ओरिएंटेड होता है, पेपर 2 से रिलेटेड होके उसका आरसी बन जाता है, उसके लिए ईजी बढ़ जाता है। हो सकता है किसी किसी का आरसी थोड़ा टफ आ जाता है, उसकी लैंग्वेज टफ आ जाती है, बट क्या होता है डीआई उसका आसान हो जाता है। डीआई हर किसी का हार्ड आए ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब हार्ड किसको लगेगा, जिसने प्रैक्टिस नहीं की होगी। जिसने प्रैक्टिस की है उसको कैसा ही क्वेश्चन दे दो उसको हार्ड नहीं लगेगा। तो इसकी हम प्रैक्टिस इतनी करेंगे कि हमें कोई भी क्वेश्चन इसका हार्ड ना लगे, ठीक है ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए तुम्हारे लिए डीआई लेके आया था कि किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। देखो जैसे ये डीआई दे रखा है, ठीक है ना। इसमें क्या दे रखा है, एक टेबल दे रखी है, और इसमें क्या लिख रखा है, इसमें भी सेम लिख रखा है कि इसमें लिख रखा है ना कि रीड द फॉलोइंग कंप्रीहेंशन एंड आंसर द क्वेश्चन, सेम जैसा आरसी में लिखा था। अब डिफरेंस देखो दोनों में, एक था हमारे पास आरसी और एक है डीआई। जब मैंने आरसी का बताया था तो मैंने कहा था कि ऊपर वाली लाइन बिल्कुल नहीं पढ़नी है, मतलब ऊपर लाइन पढ़ के सीधा क्वेश्चन पे जंप कर देना है। खैर यहाँ पे तो सीधा क्वेश्चन ही है, बट डिफरेंस ये है कि डीआई में जो ये लाइन लिखी हुई है ना कि रीड द फॉलोइंग कॉम्प्रिहेंशन, भाई सबसे पहले सिर्फ इसी को पढ़ना है। क्वेश्चन पे चलेगा तुम्हारा क्वेश्चन गलत, मैं सीधे बोल रहा हूँ। इसको इतने अच्छे से पढ़ना है कि इसकी एक एक चीज़ समझ में आ जाए कि ये ईयर लिखा है तो क्यों लिखा है, ये परसेंटेज लिखा है तो परसेंटेज प्रॉफिट लिखा है, क्या इसका मतलब है। एबीसी का ही है ना, ये क्रॉस चेक करते हुए चलना है। एबीसी का है 50% का मतलब क्या है, टोटल पॉपुलेशन क्या हो सकती है, किस तरीके से होता है। सेम हमारे किस पे जाएगा, एक्स वाई जेड पे, समझ रहे हो ना कि कितना डीप जाने के लिए कह रहा हूँ। जितना इसको इग्नोर करने के लिए बोला था इग्नोर, उतना ही इसको डीप स्टडी करना है। एक और पॉइंट था, आरसी में मैंने कहा था कि आरसी ही एक दुनिया है एनटीए की, आरसी में जो दिया हुआ है उससे ही आंसर करना है। बट डीआई में तुम्हें हर चीज यूज करनी है, जितनी तुम्हें मैथ्स आ सकती है जीवन में, ठीक है ना। जितने भी तुम्हें कॉन्सेप्ट आते हैं वो सब इसमें लग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है कि इससे बाहर कुछ नहीं लगा सकते, इसमें हम सब कुछ लगा सकते हैं। डिफरेंस देख रहे हो दोनों में कितना डिफरेंस है। तो ये देखो मैंने एग्जांपल के लिए दे रखा है कि ये टेबल चार्ट दे रखा है यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। जैसा पहला क्वेश्चन क्या है कि इनकम ऑफ कंपनी एबीसी इन 2013 एंड 2015 इक्वल था, और 2013 में कितना है, देखो ये है 50, और 2015 में कितना है 60, इक्वल है। अब इन्वेस्टेड इन 2013, जो 2013 में इन्वेस्ट किया गया वो 8 लाख किया गया, तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन 2015 निकालना है। क्वेश्चन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन होने में, क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। क्वेश्चन के टाइम दिखाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। देखो जैसे यहाँ पे क्या है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय 2 कंपनीज इन 2015 वाज इक्वल, व्हाट वाज द रेशियो, वर्ड निकला रेशियो का मतलब क्या है। यहाँ पे ऑब्वियसली अगर इनको ना छिपा भी दूं मैं तब भी आपको पता है कि क्या आंसर आने वाला है, रेशियो में आंसर आने वाला है। क्या हुआ, ये मैथ्स यूज हो गई यहाँ पे। क्वेश्चन आराम से कर लोगे, क्वेश्चन की टेंशन नहीं है, क्वेश्चन तुम आराम से कर सकते हो। मैं सिर्फ इसमें दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या इसमें आ रहा है, ठीक है। ठीक है, एक ये हो गया, ये भी तुम आराम से कर लोगे। देखो एक यहाँ पे आया एवरेज प्रॉफिट, एक और वर्ड निकल के आ गया मैथ्स का, एवरेज, बेसिक्स यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। ये मत समझना कि मैं स्किप कर रहा हूँ क्वेश्चन करने के लिए। ये है कि देखो तुम में से अगर 10 जने इसको देख रहे हैं तो 5 को क्वेश्चन आते हैं, 5 को क्वेश्चन नहीं आते। 5 के लिए पहली बार प्रिपेयर कर रहा है और 5 पहले से प्रिपेयर करके हो सकते हैं बैठे हो सकता है जो 5 प्रिपेयर करके बैठे हो ऑलरेडी ये डीआई सॉल्व कर चुके हो। तो ये कोई मेरा पर्सपेक्ट वो नहीं था कि यहाँ पे मैं तुम्हें डीआई सॉल्व कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि डीआई में क्या क्या आता है और किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस जब करेंगे तो हम इनको सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैथ्स आ गई, ये हो गया। फिर इसका क्या है,
ठीक है, ये सब क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन, जैसा मैं बताया ना 5 क्वेश्चन लगातार आए हुए थे, देख रहे हो 5 क्वेश्चन सॉल्व तुम आराम से कर लेना इसको पॉज करके। और इतना ही था आज के इस वीडियो में। डीआई के हमने सिलेबस देखा, टाइप्स देखे, और आगे भी हमारे काफ़ी सारी यूनिट्स बची हुई हैं, उन सबको हम डिकोड कर रहे हैं, और जल्दी से जल्दी मैं डिकोड करने की कोशिश करूँगा कि जल्दी से डिकोडिंग खत्म हो, ताकि हम एक्चुअल में अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकें फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू द वेरी एंड। और आप अपने नेक्स्ट अटैम्प्ट की तैयारी भी कर सकते हैं इसी के साथ, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी अंत तक हम तैयारी पूरी कराएं, ठीक है ना। और बाकी ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।